ओके, हेलो एवरीवन है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली हमारे पास स्पीड, रिदम एंड ड्यूरेशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर चुके थे जिसमें हमने इनिशिएशन देख ली थी, प्रोग्रेशन देख ली थी, ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब हम थोड़ा सा उसको और डीप डेप्थ में जाते हैं और हम मोबिलाइजेशन की स्पीड, रिदम, ड्यूरेशन को चेक करते हैं कि क्यों हम इनको डिफरेंट स्पीड्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट रिदम होता है इसका। ठीक है, डिफरेंट ड्यूरेशंस हम क्यों यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया। सो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, ऑसिलेशंस। ठीक है, हम सस्टेन्ड की भी बात करेंगे पर स्टार्ट हम ऑसिलेशन से इसलिए करते हैं क्योंकि मेटलैंड के जो ग्रेड्स हैं दैट आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, लेकिन मेटलैंड के जो ग्रेड्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको मतलब चाहिए तो आपको कर्टन बॉन्ड के लिए भी, लेकिन मेटलैंड के ग्रेड्स के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 को आप एक तो अलग अलग से परफॉर्म करना सीख सको। ठीक है, दूसरा ये कि आप कितना इजीली उसको डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मतलब ग्रेड 1 आप कब परफॉर्म करें आपको पता हो, आप ये फील कर सको कि यहाँ पे ग्रेड 1 है जब मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर इसके बाद ग्रेड 2 पे मैंने ट्रांसफर करना है, फिर ग्रेड ग्रेड 3 पे, ग्रेड 4 पे। ठीक है, सस्टेन में ये होता है ना कि सस्टेन में आपको फोर्सेस को इंक्रीज करना होता है पर यहाँ पे आपको ऑसिलेशंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, आपको ऑसिलेशंस को इंक्रीज करना है, उसका रिदम देखना है, उसकी स्पीड देखनी है और फिर उसके बाद आपने जाके चीज को मैनेज करना है। ठीक है, ड्यूरेशन की जो ज्यादा बात होती है वो हम सस्टेन पे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। हम सबसे पहले जो चीज देख रहे हैं ना वो हम देख रहे हैं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 4। ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड 4 की जब बात की जाती है ना तो हमने पहले भी यही पढ़ा है कि जो मेटलैंड के ग्रेड्स हैं। ठीक है, मेटलैंड के ग्रेड्स ही ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, मैं बार बार इससे रिपीट करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ याद हो जाए कि मेटलैंड के ग्रेड्स जो हैं वो ऑसिलेशन है और केल्टन बॉन्ड के जो ग्रेड्स हैं वो सस्टेन है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ कभी भी इतनी जल्दी रिटेन नहीं होती माइंड में। ठीक है, कि मेटलैंड के ग्रेड्स जो हैं वो ऑसिलेशंस है और केल्टन बॉन्ड के ग्रेड्स जो है वो सस्टेन है। ठीक है, तो आपको ये बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत होती है कि आपको चीज़ जो है वो माइंड में बैठ जाए। ठीक है, सॉरी मेरी थोड़ी आवाज़ का इशू आ रहा है क्योंकि शायद मेरी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है तबीयत, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना ईजिली आप लोगों को समझा सकती हूँ। ठीक है, ओके। ग्रेड 1 और ग्रेड 4 की जो बात करते हैं ना हम, वो इसलिए की जाती है कि यहाँ पे ऑसिलेशंस जो हैं वो रैपिड दी जा रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पहले भी बात की है कि जहाँ पे हम ऑसिलेशंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना वहाँ पे हम एम्पलीट्यूड छोटा रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ऑसिलेशंस की रेपिटेशंस को ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, रैपिडली हमारे पास ऑसिलेशंस परफॉर्म हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एम्पलीट्यूड की बात करती हूँ, हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं पहले। ठीक है, हमने पहले भी ये बात की थी कि हम यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है कि हम एम्पलीट्यूड छोटा रखें और ऑसिलेशंस ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ी डिस्टर्ब है पर इट्स लाइक दिस। ठीक है, और जो हमारे पास लार्ज एम्पलीट्यूड होता है ना तो उसमें क्या होता है कि ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ अगर इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे हमने ऑसिलेशन ज़्यादा देनी है तो हम लोग अपनी स्पीड को सॉरी एम्पलीट्यूड को इसलिए कम रखते हैं कि हमारे पास डैमेजिंग के चांसेस रैपिड ऑसिलेशंस के साथ अगर आप हाई स्पीड के या हाई एम्पलीट्यूड के साथ दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवीजन कर देते हैं। हम जब डिवाइड करें ना तो हम रैपिड ऑसिलेशन के साथ हमेशा से लो एम्पलीट्यूड चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तो डैमेजिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ऊपर से इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं और पेशेंट पेन फील नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रैपिड के साथ एम्पलीट्यूड भी हाई दे रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट जाहिर सी बात है एक तो ऑलरेडी रैपिड है। ठीक है, फिर आप एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा देने लग जाओ। ठीक है, तो वो क्या होगा कि पेशेंट उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकेगा और वो एक सेशन के बाद दूसरे सेशन में आपके पास आएगा भी नहीं। ठीक है,
और मे बी आप उसकी सिचुएशन को इतना वर्स कर दो कि वो किसी और के पास भी जाने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है, और इसीलिए मिलिटेंट के ग्रेड्स को इस तरह से डिवीजन दी गई है कि वो एक तो आपको इंजरी को प्रिवेंट करें, ठीक है, और दूसरा ये कि वो कहीं पे भी ना हमारे पास किसी भी सिचुएशन में वो चीज़ को ख़राब नहीं होने देते, ठीक है। इस तरह से इसलिए इसको डिवाइड इस तरह से किया गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास बात आ रही थी कि हमने कहा ग्रेड 1 ग्रेड 4 रैपिड ऑसिलेशंस है लाइक मैनुअल वाइब्रेशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी हाथ से वाइब्रेट करते हो ना किसी चीज़ को, ठीक है, इस तरह की रैपिड ऑसिलेशंस होती हैं। इतनी ज़्यादा आपके हाथ की वाइब्रेशंस आ रही हो कि आपको बाकायदा ऐसा लग रहा हो कि आप वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से रैपिड ऑसिलेशंस दी जाती हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास आ गया ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे थे दूसरी वाली सिचुएशन की, ठीक है, जिसमें हम एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। हमने यही बात की थी ना कि हम जिसमें एम्पलीट्यूड, सॉरी किधर गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद पेज ऊपर नीचे हो गया था, सॉरी। तो हमारे पास जो यहाँ पे बात की जा रही है ना वो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 ग्रेड 3 की जो बात की जा रही है वो इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। हम एम्पलीट्यूड जो है वो रखेंगे क्या, ज़्यादा, लेकिन हम उसकी रिपीटिशंस को कम कर देंगे, ठीक है, ऑसिलेशंस को कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बात उन्होंने यहाँ पे कहा स्मूथ रेगुलर ऑसिलेशंस एट 2 to 3 पर सेकेंड फॉर 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। आपने 2 to 3 पर सेकेंड दी और 1 to 2 मिनट्स के लिए दी। अब जो रैपिड ऑसिलेशंस थी ना वो बहुत इतनी रैपिडली दी जा रही होती हैं कि समटाइम्स आपको पता भी नहीं चल रहा होता है एक सेकेंड में आप कितनी ज़्यादा दे जाते हो, ठीक है। लेकिन जो आपके पास लेकिन जो आपके पास जो रेगुलर ऑसिलेशंस होती हैं ना वो 2 to 3 पर सेकेंड जो होते हैं ना आप देते हो, और 1 to 2 मिनट्स के लिए दे रहे हो, ठीक है। ये उन्होंने एक आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बता दिया कि रेगुलर ऑसिलेशंस होती हैं वो इतनी होती हैं। तो जब आप रैपिड की तरफ जाओगे इसका मतलब आपको पर सेकेंड जो है वो 2 to 3 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपकी रैपिड ऑसिलेशंस हो जाएंगी, ठीक है। और आपको थोड़ा सा टाइम का ड्यूरेशन जो होता है ना वहाँ पे कम करना पड़ता है, क्योंकि आप देखो एक सिनेरियो जनरेट करो ना, एक पेशेंट है आपके पास, ठीक है, और आप उसको रैपिड ऑसिलेशंस दे रहे हो तो थोड़े टाइम के बाद उसके मसल्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली गार्डनिंग के स्टेट में जाना शुरू हो जाएंगे। आपने उस गार्डनिंग को प्रिवेंट करने के लिए ना, या आपने उसके पेन फ्री या उसको फटीक में जाने से रोकने के लिए ना, आपने क्या करना है कि जब रैपिड दे रहे होगे तो आपने टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखना है, ठीक है। लेकिन जब आप रेगुलर ऑसिलेशन दे रहोगे तो आप थोड़ा सा टाइम का ड्यूरेशन 1 to 2 मिनट्स रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इसको भी इंटरवल्स के साथ जनरेट करोगे, हर चीज़ को एक मैनेजेबल प्रोटोकॉल के साथ लेके चलोगे, ठीक है। Vary the speed of oscillation for different effects such as the low amplitude and high speed to inhibit pain। अब उन्होंने यही बात की कि हमने लो एम्पलीट्यूड और हाई स्पीड तब दे रहे थे जब हमने पेन को इनहिबिट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हमें चाहिए यही चीज़ कि रिस्ट्रिक्शन आ रही होगी तो पेन आ रही होगी, ठीक है। हम मोबिलाइजेशन दे इसलिए रहे हैं, हमारे पास इंडिकेशन ही है कि रिस्ट्रिक्शन है। तो अब जब रिस्ट्रिक्शन आ रही है तो हमने उस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए ना, पेन के पैटर्न को इनहिबिट करने के लिए हमें हाई स्पीड पे ऑसिलेशंस लो एम्पलीट्यूड पे देनी है, ठीक है। लेकिन आप स्लो स्पीड पे आप तब जाओगे जब आपको लग रहा है कि मसल फटीग की तरफ या मसल गार्डनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप उस गार्डनिंग को रिलैक्स करने के लिए ना आप क्या करोगे कि स्पीड को स्लो करते हो, तो फिर आप क्या करते हो कि एक आपने ग्रेड 1 परफॉर्म किया, ठीक है, फिर थोड़े टाइम के बाद या आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने ग्रेड 1 जो है ना पहले डे पे परफॉर्म किया, ग्रेड 2 दूसरे डे पे परफॉर्म किया, तीसरे डे पे परफॉर्म किया, लेकिन अब आपको ग्रेड 1 परफॉर्म किया, ठीक है, पहले 3 दिन। फिर आपको क्या हुआ कि आपने कहा कि आप ग्रेड 2 की तरफ जाते हो क्योंकि मसल को रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है, मसल गार्डिंग से प्रिवेंट करना था हमने मसल को। तो हमने क्या किया, ग्रेड 2 की तरफ गए और हमने उसकी एक स्टेबिलिटी को एक मेंटेन रखने के लिए कि मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस प्रेशर में भी ना रहे, ठीक है। क्योंकि स्पीड जब इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्मॉल टाइप ऑफ डैमेज हम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने उस डैमेज को किसी जगह पे ऐसा भी है कि हमने उसको थोड़ा सा प्रिवेंट करना है, ठीक है। सो इस तरह से हम मैनेज करते हैं पूरा प्रोटोकॉल ताकि पेशेंट की भी हमने पेशेंट की ट्रीटमेंट करना है ना। तो जब पेशेंट की ट्रीटमेंट की बात आती है ना तो आप लोगों ने हर चीज़ को एक ग्रेडिंग के हिसाब से मैनेज करना है। ये नहीं कि आपने लगातार पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट देते रहना फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो
इतना ज़्यादा फटीग में चला जाए कि वो दोबारा कभी एक्सरसाइज ही परफॉर्म ना करवा सके, ठीक है। तो हमने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट जो है सस्टेन की बात करते हैं, ठीक है। सस्टेन मैंने वही कहा, जब पेनफुल जॉइंट्स होंगे ना तो आप इंटरमिटेंट डिस्ट्रैक्शन दे दोगे 7 to 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। विद अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ रेस्ट इन बिटवीन। हमें ये बात पता है कि हमने इंटरवल्स देने, थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर आपने दूसरा स्टार्ट करना है। एक डिस्ट्रैक्शन दी, थोड़ी सी रेस्ट दी सेकंड्स की, फिर दोबारा डिस्ट्रैक्शन दी, फिर रेस्ट दी, फिर डिस्ट्रैक्शन दी, ठीक है। द रिस्पॉन्स, अच्छा अब आपने वो जो आपने ये भी चीज़ नोट करते जाना साथ साथ कि पेशेंट को यहाँ पे नीड है कि नहीं। ये तो नहीं कि पेशेंट की कंडीशन वर्स होती है आपकी ट्रीटमेंट से, ठीक है। सो आपने जब डिस्ट्रैक्शन देनी है ना तो आपने ये चीज़ नोट करते रहना। अभी यहाँ पे इन्होंने इंटरमिटेंट लिखा है, इसीलिए इंटरमिटेंट लिखा है कि बिकॉज हमारे पास यहाँ पे पेनफुल जॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स की बात नहीं हुई, पेनफुल की बात हुई है। तो यहाँ पे आपने फुली डिस्ट्रैक्ट या बहुत स्ट्रेस फोर्स के साथ डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि आपने दरमियानी फोर्स के साथ जो है ना डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपको चीज़ प्रैक्टिस से आती है, आपको पता चल जाता है कितनी फोर्स आपको स्ट्रेच फोर्स के लिए चाहिए, कितना आपको ये जॉइंट को फील करके बहुत मतलब पता चलने लग जाता है आपको आहिस्ता आहिस्ता कि जब आप कितना डिस्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मीडियम फोर्स लग रही है, कितना आप करोगे यहाँ पे स्ट्रेच फोर्स लग रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती जाती है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एंड आइदर रिपीट और डिसकंटिन्यू, या ये प्रेफरेंस पेशेंट पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपने रिपीटिशन करनी है या ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना है, या आपने उसके रिस्पॉन्स को देखना है, ठीक है। जब आपने 1 साइकिल दिया, 2 साइकिल दी, 3 साइकिल दिए, उसके बाद आपने रिस्पॉन्स देखा। जैसे आपने रिस्पॉन्स देखा, आपने ये डिसाइड करना है आपके अब कंटिन्यू करना है पेशेंट को ट्रीटमेंट को, या फिर इसको मॉडिफिकेशन की तरफ लेके जाना है, इसको कुछ और करवाना है, ठीक है, या डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स के लिए, उन्होंने कहा मिनिमम 6 सेकेंड्स के लिए पहले आपने स्ट्रेच फोर्स देनी है, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा पार्शियली रिलीज करना है, ठीक है। पहले में क्या किया उन्होंने, सीधा ग्रेड 3 दिया, 6 सेकेंड्स का ग्रेड 3 दिया, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन्होंने आपको बता दिया। जैसे हमने दिया ग्रेड 3, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर रिलीज किया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे लेके गए, ठीक है। फिर आपने और स्लो किया, रिपीट विद स्लो, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने रिलीज किया 3 to 4 सेकेंड्स के इंटरवल्स के साथ, फिर आपने इंटरमीडिएट स्ट्रेचेस देना शुरू कर दी, ठीक है। स्टार्ट आपने स्ट्रेच फोर्स के साथ किया रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट में, ताकि आपके पास जो थोड़े से ब्रेक डाउन करने हैं ना आपने पैटर्न्स, उसको उसके लिए आपको जो होती है ना वो स्ट्रेच फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आपने पैटर्न्स ब्रेक डाउन कर लिए ना, उसके बाद आप पार्शियल रिलीज कर दो, ठीक है। ग्रेड 1 की तरफ वापस जाओ, या ग्रेड 2 की तरफ आहिस्ता 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 वापस जाओ, स्लोली फिर रिपीट करो, और फिर आप स्ट्रेच दो, और फिर 3 to 4 इंटरवल्स के बाद उसी साइकिल को दोबारा रिपीट करो, ठीक है। यही साइकिल रिपीट होता 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 इस तरह से आप पैटर्न डेवलप कर देते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आपका पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन कम हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास सस्टेन का प्रोटोकॉल है, ठीक है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स उन्होंने बताए हैं। अच्छा, अब पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। हम्म पेशेंट का रिस्पॉन्स ये होता है ना कि जो स्ट्रेचिंग के मैनर्स होते हैं ना, समटाइम्स क्या यूजुअली वो कॉज कर रहे होते हैं सोरेनेस, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि जो मैनुअर्स जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपने अल्टरनेट डेज पे डिवाइड करने होते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास सोरेनेस को आप डिक्रीज कर सके, टिश्यू हील हो सके। क्योंकि स्ट्रेचिंग में आप टिश्यू को ना स्लाइटली सब ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, हमें ये बात पता है। हम ये पूरा प्रोटोकॉल स्ट्रेचिंग वाले प्रोसीजर में चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम टिश्यू को स्लाइड सब ब्रेक डाउन दे रहे होते हैं, ताकि हमारे पास न्यू जनरेशन या न्यू फॉर्मेशन हो टिश्यूज की, ठीक है। तो अब जब स्ट्रेचिंग में आप ब्रेक डाउन कर रहे हो तो उसको दोबारा हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप स्ट्रेचिंग को अल्टरनेट डेज पे डिवीजन करते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल 1 डे दिया, फिर एक डे बीच में स्किप किया, डे 2 डे 3 पे दिया, डे 4 स्किप किया, डे 5 पे दिया, इस तरह से आप डिवीजन करते हो, ठीक है। द पेशेंट शुड परफॉर्म आरएम इन टू अ, अच्छा ये जो चीज़ है ना जैसे सोइनेस वाली होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से काम करना है कि आपने स्ट्रेचिंग को कभी भी ना कॉन्टिन्यूस नहीं देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फटीग कॉज कर देता है, और समटाइम्स डैमेज भी बहुत स्वेयर हो जाता है कुछ केसेस में।
कि पेशेंट अपना जो उसकी नॉर्मल मूवमेंट जो वो कर भी सक रहा था ना, उससे भी चला जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से जब स्ट्रेचिंग का मैनुअल को अप्लाई करे तो ना, वैसे भी वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं टिश्यू की डिसरप्शन के, रप्चर्स के। तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से हर चीज़ को मैनेजेबल करके चलना होता है। The patient should perform RM into any newly gained range during this time. If there is an increased pain after 24 hours, the dosage or duration of the treatment was too vigorous. Decrease the dosage or duration until the pain is under control. ठीक है, ये उन्होंने बात की कि आपने जब परफॉर्म किया ना पेशेंट पे आरओएम, ठीक है, अब वो जो न्यूली गेन्ड रेंज है ना, ठीक है, उस टाइम में, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या उस तरह से परफॉर्म की। अगर तो आपकी पेन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपने उस चीज़ को देखना है। अगर आपकी पेन इंक्रीज हो रही है 24 आवर्स के बाद भी, तो आपने डोज या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना आपका टू विग्रस है, इस पर डिपेंड कर रहा है कि उससे कैसे न्यूली रेंज गेन जो रेंज है उसके क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, मैंने एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा विग्रसली एक्टिविटी करा दी है, अब वो अगले दिन कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन इंक्रीज हो गया मेरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि अगर मैं कल आया था 7 के रेटिंग स्केल से, ठीक है, पेन रेटिंग स्केल से 7 पे आ रहा था, तो वो कह रहा है कि अब मैं 9 पे चला गया, ठीक है। तो उसकी पेन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई या वो 8 पे चला गया। तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे आपने डिक्रीज कर देनी है उसकी डोज और ड्यूरेशन को, और पेन को कंट्रोल में लेके आना है। पहले पेन को कंट्रोल में लेके आना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने स्ट्रेचिंग का मैनुअल देना है कि नहीं, और आपने उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। ये सारा आपका प्रोटोकॉल इस तरह मैनेज होगा, क्योंकि हम भी इंसान है, सबको पता होता है कि लाइक हम लोग भी पेशेंट की कंडीशन को सिर्फ देख के जज कर सकते हैं, ठीक है। सो जो पेशेंट पे गुजर रही है वो पेशेंट जानता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आप बहुत विग्रस ट्रीटमेंट दे देते हो पेशेंट को और वो आपके पास वापस आता है। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ये कोई सिर्फ आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल नो वॉइस प्रैक्टिशनर्स हैं तो उनके साथ हो रही है, ठीक है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। सो आप ये कह सकते हो कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा से एक्सपीरियंस्ड बंदा भी है तो उसके साथ भी ये हो सकता है। सो इट डजेंट नीड ये कि आपने इस चीज़ को इतना लाइट लेना है या इतना स्वेयर कर देना। आपने उस चीज़ को मैनेज करना सीखना है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट की पेन इंक्रीज हुई है तो सबसे पहले आपने स्क्रीनिंग दोबारा करनी है। मे बी आपसे कोई पॉइंट मिस रह गया और जो उसकी कंडीशन को वर्स कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर उसकी पेन इंक्रीज आपके ट्रीटमेंट की वजह से हुई है तो फिर आपने डोज और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम करना है। सबसे पहले आपने पेन को कंट्रोल में लेके आना है, फिर आपने कोई और काम करना है या दोबारा से स्ट्रेचिंग के मैनुअल को अप्लाई करना है, ठीक है। इस तरह से आपने हर चीज़ को डिवाइस करना होता है। अब जो पेशेंट्स का जॉइंट और आरओएम है शुड बी रीअसेस्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। आपने पेशेंट का जॉइंट और आरओएम को ना रीअसेस करना होता है आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड गेन बिफोर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसके जो हमने आरएम्स या पेशेंट की जॉइंट की जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनको दोबारा रीअसेस करते रहना ट्रीटमेंट के बाद भी और जब अगले दिन आप ट्रीटमेंट उसको देने लगेंगे उससे पहले भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती है कि हमें ट्रीटमेंट में कितनी अल्टरेशंस करनी है और हमें क्या चीज़ किस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं, ठीक है। तो पेशेंट का रिस्पॉन्स जो होता है ना वो आपको कुछ इन चीज़ों से पता चल जाता है। अब जो टोटल प्रोग्राम है ना आपके पास मोबिलाइजेशन टेक्निक्स का, ये एक वन पार्ट ऑफ टोटल ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। जब हमने उस टाइम देते हैं जब हमारे पास फंक्शन जो होता है ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका होता है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन इसलिए दी जा रही थी कि मोस्टली या तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है या बहुत पेनफुल ज्वाइन है, ठीक है। पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आप मोबिलाइजेशन को इफेक्टिवली कर सकते हो, ठीक है। पेन के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। टेंस अल्ट्रासाउंड हर चीज़ इलेक्ट्रोथेरेपी एक तरफ है, ठीक है, बट स्टिल मोबिलाइजेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने हर चीज़ को एक मैनेजेबल तरीके से लेके जाना है, ठीक है। इफ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज आर आल्सो लिमिटिंग, ठीक है, और आल्सो मोशन लिमिटिंग मोशन, अगर मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू भी लिमिट करें मोशंस को तो इनहिबिशन एंड passive stretching techniques are alternated with the joint mobilization during the treatment sessions, ठीक है। वो भी आप यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये सारी इसी तरह से कि अगर आपको समटाइम्स लग रहा है कनेक्टिव टिश्यूज या मसल्स भी इन्वॉल्व है तो आप पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की तरफ भी जाओ ताकि आपके पास जो मसल्स या कनेक्टिव टिश्यूज सराउंडिंग्स के इन्वॉल्व हुए हैं उनको भी आप स्ट्रेच या
मोबिलाइज करा सको, ठीक है। थेरेपी शुड ऑल्सो इंक्लूड appropriate ROM stretching, strengthening, and the functional exercises so the clients learn effective control and use of gain mobility, ठीक है। उन्होंने कहा थेरेपी को ना हम लोग अप्रोप्रिएट आरओएम के थ्रू या इंक्लूड कर सकते हैं थेरेपी में, आरओएम स्ट्रेंथनिंग फंक्शनल एक्सरसाइजेज। तो पेशेंट जो होता है ना, वो क्लाइंट्स या पेशेंट्स जो होते हैं वो इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे पास जो मोबिलिटी है उसको इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सजेस्टेड सीक्वेंस उन्होंने कहा है कि हमारे पास किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं एक पूरा प्रोटोकॉल है, ठीक है, टोटल प्रोग्राम प्रोटोकॉल दिया गया एक सीक्वेंस। सबसे पहले आप वार्म करेंगे टिश्यू को, ये हमें पता है, सिंपल सी जो बात है। हम क्या करते हैं, वार्म करने के लिए हॉट पैक लगा देते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल जो हमारे पास वार्म करने के लिए टिश्यू को चीज होती है वो हॉट पैक होता है, ठीक है। पर ये हर कंडीशन के लिए नहीं होता, यहाँ पे भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है हॉट पैक के लिए, और ये आप इलेक्ट्रोथेरेपी में काफी डिटेल में पढ़ चुके होंगे। इसके लिए भी हम अलग डिस्कशन एक रख देंगे कि हम लोग को कौन से मोडेलिटीज या कौन सी मोडालिटीज को किस टाइम यूज करना है, ठीक है। फॉर्म द टिश्यूज, रिलैक्स द मसल्स, ठीक है। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हमें पता है होल रिलैक्स की टेक्निक आ गई, ग्रेड 1 ग्रेड 2 की ऑसिलेशंस भी आप दे सकते हो ताकि हमारे पास मसल्स रिलैक्स हो जाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके पास जॉइंट मोबिलाइजेशन के स्ट्रेचेस, ठीक है, जिसमें पोजीशन और डोजेज ऑफ लेवल जो टिश्यू के टॉलरेंस है, जितनी वो टॉलरेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करते हो किस पोजीशन में रख के देना है, कौन सी डोज देनी है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर पैसिव स्ट्रेच पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज का, अभी मैंने यही बात की, जो उसके सराउंडिंग्स के टिश्यूज हैं। सराउंडिंग्स के टिश्यूज का मतलब क्या है, शोल्डर है तो हमारे पास शोल्डर के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं, जो उसके कैप्सूल्स हैं, जो उसके मसल्स हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं उनकी पैसिव स्ट्रेचिंग, ठीक है। पेशेंट एक्टिवली यूजेस न्यू रेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या होगा, पेशेंट यहाँ पे न्यू रेंज को यूज करना शुरू हो गया, वो भी एक्टिवली, ठीक है। तो आपने क्या किया रहा, रेसिप्रोकल इनहिबिशन के मेथड्स, ये हम मेथड्स डिस्कस करेंगे और आगे ये काफी डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का ये होता है कि लाइक आप ऑपोजिट मसल्स को जो है ना इनहिबिट करके इस मसल्स को एक्टिवली काम करवा रहे हो, तो जिसकी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, पर ये आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्टिव आरओएम करता है पेशेंट। फिर फंक्शन एक्टिविटीज हमें पता है सिंपली क्या होगा, खाना खाएगा, खाना खाना शुरू कर देगा, अगर पहले यूज नहीं कर रहा था हैंड को तो वो अब हैंड को यूज करना शुरू हो गया, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। फिर आप मेंटेन करते हैं न्यू रेंज पेशेंट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब पेशेंट जो है वो खुद बता रहा होता है आपको कि मैंने सम स्ट्रेचिंग की, पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट कर दिया, वो खुद करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, सेल्फ स्ट्रेचिंग करेगा, ऑटो मोबिलाइजेशन करेगा, एक्टिव रेजिस्टिव आरएम्स करेगा, और ठीक है फंक्शनल एक्टिविटीज करेगा यूजिंग द न्यू रेंजेस, ठीक है। ये सारी चीजें, ये एक पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारी आप मोबिलिटी के थ्रू जो है ना आप रेंजेस किसी पेशेंट में इंक्रीज करा सकते हो, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। ये आपने पूरा प्रोटोकॉल जो होता है ना इसको पानी की तरह याद करें, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि लाइक हर चीज इसी में, ठीक है। वार्म किया, मसल्स को रिलैक्स किया, मोबिलाइजेशन के स्ट्रेचेस किए और पैसिव टिश्यूज के स्ट्रेचेस किए, फिर ऐसा उसकी गेन रेंज को गेन किया, ठीक है। और फिर उसने जब रेंज गेन कर ली फिर उसको सेल्फ पे ट्रांसफर कर दिया, ये सारी चीजें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम ना मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। सॉरी बहुत टाइम लग गया, मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक पे भी और यहाँ पे भी कि आप मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट की वीडियोस बना दे, तो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।